हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासेस देहरादून। और आज हम बात करेंगे क्लास 9 के विज्ञान विषय के पाठ नंबर 8 जिसका नाम है गति यानी मोशन। इस चैप्टर को स्टूडेंट्स आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था और वहाँ पर हमने समझा था कि गति क्या है। गति एक फिनोमिना है, एक गुण है किसी वस्तु का। और कब हम बोलेंगे कि कोई वस्तु गति में है, जबकि उसकी स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन होगा। स्टूडेंट्स, हमने और भी इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स को और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स को समझा था कि कैसे भिन्न भिन्न वस्तुएं गतियां करती हैं। यदि हम बात करें एक कार का एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो वो हमें दिख सकता है। हमारे सामने कोई कार मूव करती है, कोई कार चलती है, तो वो हमें दिख सकता है कि वो कार गतिमान है। लेकिन हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई सपोज़ हवा चल रही है तो हवा कैसे गति कर रही है, क्योंकि हवा तो हमें दिखाई नहीं देती। तो पेड़ पत्तों के हिलने डुलने से हम हवा की गति का अंदाज़ा लगाते हैं। कैसे पता लगता है कि पृथ्वी गति कर रही है, क्योंकि हम पृथ्वी के जब ऊपर होते हैं तो हम महसूस नहीं कर पाते हैं पृथ्वी की गति को। लेकिन हमें पता है दिन रात होते हैं, मौसमों का परिवर्तन होता है, ये सब किस कारण से होता है? पृथ्वी की गतियों के कारण होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा था कि वस्तु की गति निर्धारण करने के लिए, या फिर यूँ कहें कि वस्तु की स्थिति को निर्धारण करने के लिए हमें एक बिंदु की आवश्यकता होती है। इस बिंदु को हमने निर्देश बिंदु कहा था। इसमें मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस करे थे और उम्मीद है कि आपको समझ में आ पाया होगा। बाकी आप उस लेक्चर को आप रिवाइज़ कर सकते हैं। आज हम उससे आगे डिस्कस करेंगे, आगे की बात को। आगे हम क्या पढ़ेंगे? हमने कल देखा था कि गति, हम कौन सी गति पढ़ने वाले हैं? सरल रेखीय गति को हम डिस्कस करने वाले हैं। सरल रेखीय गति यानी मैंने कहा था एक सीधी रेखा पर जो गति होगी उसको सरल रेखीय गति कहेंगे। उसमें वस्तु न तो दाएं न तो बाएं, ना ही ऊपर ना ही नीचे मूवमेंट करेगी, सिर्फ एक रेखा में एक दिशा में चलती जाएगी। तो आज हम डिस्कस करते हैं सरल रेखीय गति को। इसमें हमने 2 पॉइंट्स पढ़े थे, दूरी एवं विस्थापन। तो जहाँ पर हमने दूरी एवं विस्थापन पढ़ा था लास्ट, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे आगे। अब एग्ज़ाम में आपका यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि दूरी तथा विस्थापन में अंतर लिखो, या फिर दूरी तथा विस्थापन में मुख्य अंतर क्या है। तो दूरी यानी डिस्टेंस, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। अब एक एक करके इसके अंतर हम देखेंगे। और सबसे पहले जो पहला अंतर जो हमने कल ही पढ़ लिया था वो तो ये था कि दूरी तथा विस्थापन में जो सबसे पहला अंतर हमने कल पढ़ा था वो ये था कि उनकी परिभाषाएं। तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि किसी वस्तु द्वारा किसी पथ की कुल लंबाई को, या फिर जो पथ है, जो वस्तु ने पथ तय किया था, पथ की कुल लंबाई, इसमें हमको कुल लंबाई जोड़ते जाना है। मतलब कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वस्तु स्टार्टिंग में कहाँ थी, अंतिम में कहाँ है। बस हमको ये देखना है कि उनके बीच की कुल लंबाई कितनी है। ठीक है, वस्तु जो है किस किस पॉइंट पर गई। सपोज़ हमने कल एग्जांपल देखा था ना, ये एक सीधा रास्ता है ए से बी तक। सपोज़ ये 1-1 किलोमीटर के रास्तों में बटा हुआ है, 1-1 किलोमीटर। ये गैप कितना है? 1-1 किलोमीटर का है। ये 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, ऐसे 1-1 किलोमीटर का ये गैप है। ठीक है, सपोज़ कोई बॉडी यहाँ से यहाँ जाती है बी पॉइंट पर, फिर उसके बाद बी से यहाँ पर आती है सी पॉइंट पर। तो उसने कितनी दूरी तय करी? पहले वो बी पर गया, तो कितने किलोमीटर हो गए? 1, 2, 3, 4 किलोमीटर ये हो गए। फिर उसके बाद बी से सी पर भी तो आया, तो कितने किलोमीटर हो गए? बी से सी पर 1, 2 किलोमीटर, तो 4 और 2 6 किलोमीटर दूरी तय करी। ये है कुल लंबाई, इस रास्ते की कुल लंबाई ये हो जाएगी। अब यदि मैं विस्थापन की बात करूं तो यहाँ पर विस्थापन कितना होगा? तो पहले विस्थापन की परिभाषा लिखते हैं। सॉरी, प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच की लंबाई। यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? चलना शुरू कहाँ से किया था वस्तु ने? तो चलना शुरू किया था ए से, मतलब ये हो गया प्रारंभिक बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट।
ओके। अंतिम बिंदु ए से बी पर गई, बी पर सी पर आई और यहाँ पर रुक गई, मतलब अंतिम बिंदु क्या हो गया, ये अंतिम बिंदु हो गया सी। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, देखो ये दूरी है, ये दूरी कितनी है 1-2 किलोमीटर। तो विस्थापन कितना हो गया स्टूडेंट्स, 2 किलोमीटर। तो यात्रा वही थी ए से बी, बी से सी की, लेकिन उस यात्रा में दूरी हो गई 6 किलोमीटर और विस्थापन हो गया 2 किलोमीटर। ये बात आप समझ पाए, क्या क्या अंतर हो जाएगा विस्थापन में। पहली बात तो ये है कि जो कुल लंबाई होगी उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा दूरी निकल कर आ जाएगा। और यदि हम सिर्फ प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी देखेंगे या फिर उनके बीच की लंबाई देखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा विस्थापन। इसमें फर्स्ट डिफरेंस ये है। सेकंड डिफरेंस, अच्छा ये आपको इसमें एक और बात ध्यान रखनी है कि सिमिलैरिटी भी है, यानी इसका जो मात्रक है, मतलब इसको जो मीज़र करते हैं वो मीटर में मीज़र करते हैं, मीटर में, है ना। लंबाई आप किस में नापते हो, मीटर में। और इसका भी सेम है, इसका भी मात्रक क्या है, मीटर ही है, ठीक है। तो ये सिमिलैरिटी है उसमें, ये अंतर में मत लिखना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यदि आपको अलग से पूछा जाए कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, तो उसमें आप ये पॉइंट भी लिखना। यदि अंतर आए तो अंतर में आप ये मात्रक नहीं लिखोगे। इसके बाद एक पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल हमने लिया था इसमें आप एक चीज़ देखो, जो अभी एग्जाम्पल लिया था उसी को दोबारा से ले रहे हैं। ये 1-1 किलोमीटर की दूरी है बीच की, सेम, ठीक है। वस्तु जो है, बॉडी जो है ए से बी तक गई और बी से फिर सी तक आई, यहाँ तक आई, और फिर सी से फिर यहाँ तक आ गई, वापस ए पर आ गई। ए से बी पर गई, बी से सी पर आई और सी से फिर वापस ए पर आ गई। तो प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, ए। अंतिम बिंदु कौन सा है यात्रा का, ए। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जब सेम हो जाएंगे तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। मतलब सिर्फ इसी जगह पर हमको विस्थापन निकालना होगा, तो कैसे निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पर दूरी 0 होगी, क्या यहाँ पर दूरी 0 होगी। तो देखो दूरी क्या होगी, पहले तो ए से बी तक गया तो इसकी दूरी हो जाएगी 1, 2, 3 किलोमीटर। फिर उसके बाद बी से सी पर आया तो 1 किलोमीटर और जुड़ गया। फिर सी से ए पर आया तो 1-2 किलोमीटर और जुड़ गए। तो दूरी तो नहीं हो रही है 0, दूरी तो क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है, 6 किलोमीटर हो गई, लेकिन विस्थापन 0 हो गया। यहाँ से हमको एक बात पता लगी, इस वाले एग्जाम्पल से हमको एक बात पता लगी कि किसी वस्तु द्वारा यदि कोई पथ तय किया जाता है तो उस पथ में उसका विस्थापन 0 हो सकता है लेकिन दूरी 0 नहीं हो सकती। तो सेकंड पॉइंट हम ये लिखेंगे, यह 0 नहीं हो सकती। कब, जबकि कोई वस्तु कोई दूरी तय करती है, मतलब किसी रास्ते पर चलती है, तो वहाँ पर दूरी 0 नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन जो है वह उसका मान जो है 0 हो सकता है, 0 आ सकता है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल देकर बताया। जब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर विस्थापन क्या होगा, 0 भी हो सकता है। एक चीज़ और है कि यहाँ पर विस्थापन जो है वो नेगेटिव भी आ सकता है, नेगेटिव यानी ऋणात्मक भी आ सकता है, लेकिन दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। सपोज हम इसको विस्थापन को डायरेक्शन शो करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं, देखिए। सपोज ये एक रास्ता है, ये वो बिंदु है जहाँ से वस्तु ने चलना स्टार्ट करा, ठीक है। अब ये यहाँ से एक बिंदु ये हो गया बी और एक बिंदु ये हो गया ए, ठीक है। अब की बार रास्ता मैंने ऐसे में बना दिया है। अब सपोज क्या हुआ कि वस्तु जो है, बॉडी जो है वो ओ से बी बिंदु तक जाती है, ओ से बी बिंदु तक जाती है, तो उसकी दूरी तो क्या होगा, दूरी हम अब नहीं निकालेंगे क्योंकि दूरी तो ऐड होते रहती है, दूरी ना 0 या ऋणात्मक नहीं होना है, लेकिन जो विस्थापन है उसने ऋणात्मक होना है। कैसे, सपोज ओ से बी बिंदु तक गई और बी से वापस ओ पर आकर के इस बिंदु पर आ गई, दूसरी डायरेक्शन में आ गई, ठीक है, दूसरी डायरेक्शन में आ गई। तो अब हम क्या करेंगे,
प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को ही तो विस्थापन बोलते हैं। तो यहाँ पर यदि हम विस्थापन निकालेंगे तो सपोज ये 1-1 किलोमीटर का गैप है, ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का विस्थापन आ रहा है। विस्थापन कितना आ रहा है? 1 किलोमीटर का। लेकिन यदि दिशा की बात करें तो ये दिशा क्या है? अपोजिट दिशा है, गति की विपरीत दिशा है। ठीक है, तो विस्थापन कहने का मतलब है ऋणात्मक हो सकता है। इसको हम आगे अभी एग्जाम्पल्स में भी देखेंगे, वहां पर सीखेंगे कि कैसे, किस प्रकार से, मैं आपको बताना चाह रहा हूं किस प्रकार से ऋणात्मक होगा। यहां पर हम एक पॉइंट और लिखेंगे कि विस्थापन क्या होगा? ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अभी हम एक एग्जाम्पल करेंगे इसके बेसिस पर, तो मैं चाहता हूं कि आप इसको, इन बातों को ध्यान में रखें। यह ऋणात्मक नहीं हो सकता, विस्थापन का मान ऋणात्मक हो सकता है। तो शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। इसको आप एक पॉइंट में भी लिख सकते हो, ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आप एक पॉइंट में लिख सकते हो कि यह शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि देखिए स्टूडेंट्स, विस्थापन जो है ये एक तरीके से दिशा पर निर्भर है इसका मान। कैसे? कि अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर हमारा रास्ता जो है ऐसे में चल रहा है तो हम इसको प्लस कर देते हैं। सपोज ऐसे देखो, इसको दूसरे तरीके से मैं विस्थापन निकाल के दिखाता हूँ। अभी तक हम कैसे निकाले थे विस्थापन? प्रारंभिक और अंतिम बीच के बीच की दूरी, अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। अब की बार हम दिशा के आधार पर निकालते हैं विस्थापन को। तो सपोज ये रास्ता है 1-1 किलोमीटर का, ये रास्ता है, ये जो गैप बने हुए 1-1 किलोमीटर के बने हुए। ठीक है, अब सिर्फ विस्थापन निकालेंगे, दूरी नहीं निकालेंगे। सपोज कोई वस्तु जो है O से A तक गई, तो मैं रास्ता बना रहा हूँ, O से A तक गई, उसके बाद A से वो वस्तु आ गई यहाँ पर B बिंदु पर। अब पहले विस्थापन निकालिए जो हमारा पुराना तरीका है उससे। प्रारंभिक बिंदु कौन सा हो गया? O, अंतिम बिंदु कौन सा हो गया? B। O और B के बीच की दूरी कितनी है? ये 1 खाना, और 1 खाना कितने के बराबर है? 1 किलोमीटर के बराबर हमने बोला। तो यहाँ से विस्थापन आ गया 1 किलोमीटर हमारे पुराने वाले तरीके से। अब एक तरीका ये है, देखो O से A तक, अब दिशा कौन सी है? ये वाली दिशा, हम दिशा ले रहे हैं, ये वाली दिशा, ऐसी दिशा। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पर ये समझाना चाह रहा हूँ कि विस्थापन जो है वो दिशा पर निर्भर है। कैसे? हम गति की दिशा ले रहे हैं, ये बॉडी क्या जा रही है? O से A की तरफ जा रही है, मतलब वस्तु ऐसे जा रही है, इस दिशा में जा रही है। ठीक है, इस रास्ते पर जा रही है। तो अगर वस्तु इस रास्ते पर जा रही है तो हम तो इसको लेंगे पॉजिटिव, मतलब O से लेकर A तक वस्तु गई, O से लेकर A तक वस्तु गई, तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? 1, 2, 3। O से लेकर A तक के लिए 3 किलोमीटर का विस्थापन हुआ। अब A से B पर आ रही है, A से B पर आने के लिए 1-2 किलोमीटर का विस्थापन फिर से हो गया। ये वाला रास्ता बना रहे हैं हम O से A, A से B के लिए। O से A तक जाने के लिए 3 किलोमीटर का विस्थापन हुआ। देखो O से A तक जाने के लिए 1, 2, 3। फिर वापस A से B तक आने के लिए 1, 2 किलोमीटर का विस्थापन हुआ। लेकिन ये वाला जो विस्थापन था O से A तक के लिए, और जो ये वाला विस्थापन है A से वापस B तक आने में, क्या इन दोनों की दिशाएं उल्टी नहीं है? क्या इन दोनों की दिशाएं विपरीत नहीं है? देखो, पहली बार वस्तु ऐसे जा रही है, दूसरी बार वस्तु ऐसे वापस आ रही है। समझ रहे हो ना आप बात को? तो दिशाएं परस्पर विपरीत हैं। जब दिशाएं परस्पर विपरीत होती हैं तो विस्थापन में हमने बोला था इसका मान ऋणात्मक हो सकता है, तो हम ऋण चिन्ह का प्रयोग करते हैं विस्थापन शो करने के लिए। बात समझ में आई? हम वहाँ पर ऋण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर आप 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 किलोमीटर ही विस्थापन आएगा। तो यह तो आप इस तरीके से विस्थापन निकालिए, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। या तो आप विस्थापन का ऋणात्मक मान, मतलब दिशा के आधार पर उसको निकालिए। तो कहने का मतलब यह है कि विस्थापन जो है वो दिशा पर निर्भर होता है, लेकिन दूरी में तो इस प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि दूरी हमारा सीधे पथ की कुल लंबाई है। ये बात समझ में आ गई? तो विस्थापन किस पर निर्भर है? दिशा पर निर्भर। कैसे निर्भर है? अभी हमने समझाया। यदि किसी रास्ते में, जिस रास्ते में वस्तु गई है, यदि ठीक उसके विपरीत वाला रास्ता फॉलो करती है तो वहां पर वो ऋणात्मक हो जाती है वैल्यू, क्योंकि दिशा उसमें विपरीत हो गई है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जो राशियां दिशा पर निर्भर होती हैं उनको हम बोलते हैं सदिश राशि। उनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सदिश राशि।
यानी दिशा के साथ, सदिश यानी दिशा के साथ। यह एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। और दूरी तो नहीं करती दिशा पर निर्भर, तो यह कैसी राशि है? यह अदिश राशि है। मतलब इसमें दिशा, ये दिशा पर निर्भर नहीं करेगी। मतलब दिशा चाहे कुछ भी हो, हमको पथ की कुल लंबाई निकालनी है और हमें जो है दूरी पता चल जाएगी। ये डिफरेंस आपके समझ में आए स्टूडेंट्स? ये बातें पता लगी? इनमें कोई दिक्कत तो नहीं है? सब इजी इजी पॉइंट्स थे, हमने एक एक करके सबको डिस्कस करा। आइए अब इसके आधार पर जो है एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक जो प्रश्न है आपके बुक में, इसको देख लेते हैं। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए यदि नोट डाउन करना चाहते हैं तो, और फिर इसके बाद में आपकी बुक का ही एक न्यूमेरिकल इसको स्टार्ट करवा रहा हूँ। विस्थापन को रहने देते हैं, ठीक है? ज़रूरत पड़ेगी तो मिटा लेंगे क्योंकि शायद ये काम आ जाए हमारे भी। चलिए, एक क्वेश्चन है, एक किसान 10 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के ऊपर चक्कर लगाता है। एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिणाम क्या होगा? ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक खेत है उसके पास, और वो खेत किस शेप का है? वर्गाकार है, और वो 40 सेकंड में उस पर चक्कर लगा रहे हैं। उसकी भुजा इन्होंने दे रखी है और एक टाइम दे रखा है 2 मिनट 20 सेकंड। उसके बाद किसान का जो विस्थापन है हमें वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को जरा यहाँ पर कुछ बातें लिखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत है स्टूडेंट्स, ऐसे समझो ये एक खेत है किसी किसान के पास, ठीक है? तो ये खेत किस शेप का है? वर्गाकार शेप का। वर्ग की आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर, मतलब जितना मान इस भुजा का उतना ही इस भुजा का, उतना ही इस भुजा का, उतना ही इस भुजा का। तो सारी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। 10 मीटर की भुजा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो किसान का खेत है इसकी भुजा 10 मीटर है, यानी भुजा बराबर 10 मीटर, ठीक है? इसके बाद इसकी सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। सीमा मतलब बाउंड्री, सीमा मतलब बाउंड्री। तो इसकी बाउंड्री पर चक्कर लगा रहा है ऐसे, यहाँ से चले इसके ऊपर ये बाउंड्री बी तक गए, फिर ऐसे सी पर गए, ऐसे डी पर गए, ऐसे ए पर आए, फिर बी पर गए, फिर ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे हो। मतलब इसके ऊपर चल रहा है, इस सीमा के ऊपर, इस बाउंड्री के ऊपर, समझ गए? मतलब अंदर नहीं जा रहा है, सिर्फ बाउंड्री के ऊपर वो किसान चल रहा है। 40 सेकंड में चक्कर लगाता है, मतलब एक चक्कर लगाता है 40 सेकंड में। कैसे? ए से गए बी पर ऐसे, फिर बी से गए सी पर, फिर सी से गए डी पर, और डी से आ गए ए पर। ये हो गया एक चक्कर पूरा, मतलब यहाँ से गए और फिर वापस यहाँ पहुँच गए। तो इतना चक्कर लगाने में उस किसान को लग रहा है 40 सेकंड। अभी जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है हम सिर्फ वो लिख रहे हैं। हमने अपना कुछ नहीं करना स्टार्ट करा। जो क्वेश्चन में बता रखा है उसको हम नोट डाउन कर रहे हैं। ये पूछ रहा है 2 मिनट 40 सेकंड के बाद, 20 सेकंड के बाद। क्वेश्चन है 2 मिनट 20 सेकंड के बाद, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान का विस्थापन क्या होगा? अब विस्थापन निकालने के लिए हमने अभी तक तो सीधा सीधा रास्ता देख रहे थे, और ये हो गया, ये रास्ता यहाँ से मुड़ रहा है, यहाँ भी मुड़ रहा है, यहाँ भी मुड़ रहा है। तो पहली बात तो ये सरल रेखीय गति है, क्योंकि ये एक रेखा ही तो है, सीधी रेखा। उसके बाद ये फिर सीधी रेखा में चलेगा, उसके बाद फिर सीधी रेखा में चलेगा, सीधी रेखा में चलेगा। तो ये एक सरल रेखीय गति है, ठीक है? इसके बाद हमको ये दे रखा है कि इसकी बाउंड्री पर एक चक्कर लगाने में इसको 40 सेकंड लग रहे हैं। तो पहले हम टाइम छोड़ देते हैं, हम ये देखते हैं कि सीमा पर उसको चलनी कितनी दूरी पड़ी, है नी? यानी विस्थापन हम बोलते हैं कि एक चक्कर का विस्थापन कितना होगा? एक चक्कर का। तो बताओ ए से बी तक कितनी दूरी चला होगा? 10 मीटर।
बी से सी तक कितनी चला होगा? देखो स्टूडेंट्स, वर्गाकार है, अभी मैंने बताया था, जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। अब ए से बी तक 10, फिर बी से सी तक फिर से 10, फिर सी से डी तक फिर से 10, डी से ए तक फिर से 10, यानी टोटल कितने मीटर? 40 मीटर। 40 मीटर एक चक्कर में, एक चक्कर का विस्थापन जो है वो 40 मीटर का है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हमें ये पूछा जा रहा है, ये 40 मीटर जो है वो 40 सेकंड में 40 मीटर तय करता है। मतलब यहाँ से उसने घड़ी लगाई, घड़ी पे समय देखा और वापस यहाँ पहुँचने में उसको 40 सेकंड लग गए। इससे आप सीधा सीधा मतलब समझ रहे हो स्टूडेंट्स कि एक सेकंड में कितना मीटर चल रहा होगा? 1 मीटर। 40 सेकंड में 40 मीटर मतलब एक सेकंड में 1 मीटर चल रहा है ना? यहाँ से सीधा सीधा हमको संबंध पता चल रहा है। तो 2 मिनट 20 सेकंड में हमसे पूछा हुआ कितना है? 2 मिनट 20 सेकंड। इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करो, मिनट को सेकंड में। देखो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 2 मिनट में हो जाएंगे 120 सेकंड। 2 मिनट में हो जाएंगे 120 सेकंड, और ये 20 सेकंड और, तो ये हो गए 140 सेकंड में। 140 सेकंड में ये कितना मीटर चल लेगा? तो जब 1 सेकंड में 1 मीटर किसान चल रहा है तो 2 सेकंड में 2 मीटर चलेगा, 3 सेकंड में 3 मीटर चलेगा, 3 सेकंड में 3 मीटर चलेगा, 100 सेकंड में 100 मीटर चलेगा। तो 140 सेकंड में वो किसान चलेगा 140 मीटर। ये हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस प्रकार से तो नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ ये लिखेंगे क्योंकि 1 सेकंड में 1 मीटर चलता है, उसकी चाल जो है वो 1 सेकंड में 1 मीटर है, तो 140 सेकंड में 140 मीटर ही वो किसान चल पाएगा। यानी कि किसान के विस्थापन का परिणाम पूछा हुआ है सिर्फ, तो आप कहेंगे अतः किसान के विस्थापन का परिणाम होगा 140 सेकंड। इसको ऐसे लिख लीजिए, अतः किसान के विस्थापन का परिणाम बराबर 140 मीटर। आगे ये बात समझ में? एक आसान सा न्यूमेरिकल था, लेकिन हमको इसमें जो अभी तक हमने पढ़ा उस चीज़ को इस पर लगाना पड़ा, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ ये पढ़ा था कि रास्ता हमको देखते जाना है और उस रास्ते में जो भी दूरी होगी वो हमको ऐड करते जानी है। यहाँ पर टाइम भी दे दिया था, तो इसको आप ज़रा ध्यान में रखना। अभी आपको एक क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो मैं इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क लिख देता हूँ। आपको सेम तरीके से करना है, बस मैं टाइम चेंज कर रहा हूँ। इसमें आपको ये निकालना है कि यदि सब कुछ सेम है, ठीक है, सब कुछ सेम है, मतलब ये वर्ग सेम है, सिर्फ इसमें चेंज क्या कर रहे हैं हम, उसका खेत सेम है। अब की बार वो किसान जो है जल्दी जल्दी चक्कर लगा ले रहा है। अब की बार एक चक्कर लगाने में उसे लगते हैं 80 सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चक्कर लगाने में लगते हैं उसे 80 सेकंड। तो आप बताइए मुझे कि 8 मिनट बाद, 8 मिनट इसे थोड़ा कम कर लेते, 4 मिनट, 4 मिनट का आप बताएंगे मुझे कि 4 मिनट बाद 4 मिनट 4 मिनट के बाद विस्थापन क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं। आपको अगर समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं लगेगा। यदि समझ में नहीं आया तो आप इसको दोबारा से देखिए और ये क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं कि ये फील्ड सेम है, इसकी भुजा सेम है, इसमें एक चक्कर जो लगाते हैं वो बस 40 सेकंड में लग रहा था, आपकी बार 80 सेकंड में लगेगा। और यहाँ 2 मिनट 20 सेकंड के बाद पूछा हुआ था, तो 4 मिनट के बाद आपको बताना है। ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दूरी तथा विस्थापन में अंतर देखा। हमने एक न्यूमेरिकल भी करा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल से आपको हेल्प मिलेगी एक चैप्टर के डिफरेंट अदर जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको करने में। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको आपकी बुक के कुछ और न्यूमेरिकल्स करने हैं। एक न्यूमेरिकल जो मैंने आपको होमवर्क दिया है इसको भी करना है। ये टॉपिक को मैं आज यहीं पर क्लियर कर रहा हूँ। जब नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो मैं ये न्यूमेरिकल आपको एक बार एक्सप्लेन करूँगा और आप पूछ भी सकते हैं कि ये न्यूमेरिकल हुआ किस तरीके से।
इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स एक समान गति और असमान गति। तो उसको मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बल्कि हम इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक समान गति और असमान गति को हम ऐसे समझ सकते हैं, एक समान मतलब एक जैसी, असमान मतलब अलग अलग। तो जब हम कुछ इस प्रकार से गति कर रहे होंगे कि समान समय अंतराल में हमारे द्वारा चली गई दूरी समान होगी, हमारे द्वारा समान समय अंतराल में चली गई दूरी समान होगी। मतलब हमने 5 सेकंड में 2 मीटर चले, फिर 5 सेकंड में फिर 2 मीटर चल गए, फिर 5 सेकंड में 2 मीटर चले, तो ये एक समान गति कहलाएगी। यदि हम 5 सेकंड में पहले तो 4 मीटर चल गए, फिर उसके अगले 5 सेकंड में फिर 1 मीटर चले, तो ये गति हो गई असमान गति। एक समान गति, असमान गति क्या होती है, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, कैसे इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो भी बातें बताई गई होंगी वो सारी महत्वपूर्ण हैं और आपको समझ में आई होंगी। यदि आप इसको रिवाइज़ करना चाहें, दोबारा देखना चाहें, तो डीडी उत्तराखंड के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आप इस क्लास को और पिछली क्लास को, अदर सब्जेक्ट की क्लास को देख सकते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।